क्वांटिटी दिया था। तो इन दोनों में क्वेश्चन बनना ही बनना रहेगा। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे एक दो, क्योंकि लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट हम न्यूमेरिकल अप्रोच पे चले जाएंगे। तो बोर्ड्स मॉडल जो होता है ना, वो किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है ना। हम ज्यादा यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड वेट करिएगा। तो पहला पॉइंट अपन ये बोलेंगे कि बोर्ड्स मॉडल में ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो सर्कुलर पाथ पे तो रोटेट करता है, बट जिस पाथ पे वो रोटेट कर रहा है ना, उसका रेडियस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। और इस कांस्टेंट रेडियस के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? ऑर्बिट और सेल यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर हम कहीं पे सर्कुलर पाथ की अपन बात कर रहे हैं, तो ये रहा भाई अपना न्यूक्लियस है ना, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। तो बोर्स मॉडल ने ये बताया कि भाई इन दोनों की मिड क्या लगेगा? कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स। और सर्कुलर पाथ पे अगर कोई पार्टिकल्स मोशन शो कर रहा है कांस्टेंट रेडियस, है ना, तो एक सर्कुलर मोशन भी, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी वर्क कर रहा है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में ना एक स्यूडो फोर्स वर्क करता है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो हम ये बोलते हैं कि भाई जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके रखते हैं, है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहाँ से बाहर मूव करने की टेंडेंसी है, इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जाने की टेंडेंसी शो नहीं कर पाएगा। मेरा वॉइस क्लियर है ना? मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? तो सेकंड पॉइंट मैंने यही लिखा है कि एक स्यूडो फोर्स की अपन बात कर रहे हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड सेकंड फोर्स क्या है? पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच, दैट इज अ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन दोनों को अपन इक्वेट कर देते हैं, है ना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वही सेंट्रीफ्यूगल का भी होगा। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू टू चार्ज पार्टिकल के बीच कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से, है ना। तो न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, क्या बन जाएगा? के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जो पहला फेमस इक्वेशन है ना बोर्स मॉडल से, वो ये आता है एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिसके हेल्प से हम बहुत सारे डेरिवेशन करते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला निकालते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है क्वांटम नंबर का, थर्ड पॉइंट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, बोर्ड ने ये बताया कि ओनली दो जो ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, है ना, वो जो एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई, है ना। एंड दिस रूल इज आल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम क्या बोलेंगे भाई? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। एक सेकंड वेट करिएगा, कोई बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, देखते हैं, है ना। तो ये दो पॉइंट जो है ना, इन्हीं दो पॉइंट के बेसिस पे सारे डेरिवेशन रहते हैं, है ना। कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कहीं पे रदरफोर्ड मॉडल में ये था ना, डिमेरिट आया था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? रोटेट कर रहे हैं हाई स्पीड पे, कांस्टेंट रेडियस की बात अपन नहीं कर रहे थे, है ना। तो बोर्स मॉडल ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है ना, मतलब एनर्जी चेंजेस तभी पॉसिबल होंगे जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट कर रहा है, मूव करने की टेंडेंसी शो कर रहा है। तो इसके बेसिस पे ना हमें दो टाइप की एनर्जी दिखेंगे। अगर हम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ अगर मूव कर रहे हैं, है ना, ग्राउंड स्टेट से अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की तरफ अगर मूव करूंगा, इन दैट कंडीशन एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ना। और अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ अगर आप मूव करोगे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? एनर्जी एमिट हो रहा होगा। मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? हाँ हेलो। सर। एंड अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ना, कि जो एक्साइटेड स्टेट्स में मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग टू, जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ना ओनली 10⁻⁻8 सेकंड के लिए ही रहेगा, फिर से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करना चाहेगा? अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। तो इसी लॉजिक के बेसिस पे हम ये बोलते भाई कि दो टाइप के स्पेक्ट्रम बनते थे, एक एमिशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। अगर ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में अगर
आई थिंक मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को, यस सर। है ना भाई? तो सर दिख रहा है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हम कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास वही दो फॉर्मूला है ना। पहला फॉर्मूला था mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू kz स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये है इक्वेशन को इक्वेट करने से कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। एंड सेकंड रिलेशन हमारे पास ये था कि mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। तो सपोज अगर मान लो कि मेरे को r का वैल्यू निकालना है ना, तो r के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे r से एक r को मैं यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ, है ना। और इस वाले से r का वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन से r का वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, है ना। तो इससे हमारा एक रिलेशन ड्राइव हो जाता है। पहले वाले में एक r का वैल्यू दिख रहा होगा और सेकेंड वाले में इस v का वैल्यू हम निकालते हैं। मैंने r बोल दिया, हम इस v का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि v जो होता है ना, अच्छा ये कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा लाइट कलर यूज कर रहा हूँ। तो v जो है ना, v किसके इक्वल आएगा, nh बाई 2 पाई mr, है ना। और इस v के वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे ना, मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करिएगा। हाँ सर। ओके। तो जब हम इस v के वैल्यू को इस पहले वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे ना, तो इससे हमारे पास एक रिजल्ट ड्राइव होके आता है। एंड वो जो कॉमन रिजल्ट है ना, वो थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए, कभी कभार उस रिजल्ट के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिएगा क्या आएगा रिजल्ट, मैं एक बार पुट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m, है ना, ये आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। और इधर था kz स्क्वायर बाई r। तो एक r से एक r भी कैंसिल आउट हो गया फिर से। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, r का वैल्यू निकालना है। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं, kz वाले को नीचे ले आते हैं। एक m से एक m को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, है ना। तो r इज इक्वल्स टू क्या आता है, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, है ना। एक m था m, ये r का वैल्यू हमें निकालना है kz स्क्वायर, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है, लॉजिक समझना है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। h क्या है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स होता है, हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। 4 भी कांस्टेंट है ना। पाई का भी वैल्यू कांस्टेंट है। m भी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। k का भी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है ना। ये सारे वैल्यू हमें क्या दिख रहे हैं, कांस्टेंट। तो वेरिएबल हमारे पास क्या क्या बचा, एक n स्क्वायर वेरी करेगा, एक z वेरी करेगा। तो जब हम इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास एक रेडियस का फॉर्मूला निकल के आता है। एंड दैट फॉर्मूला इज r इक्वल्स टू 0.529, r इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर बाई z, है ना। और इसी 0.529 के लिए ना हम a नोट एक कांस्टेंट टर्म यूज कर लेते हैं ना, क्या बोल देते हैं भाई इसको, a नोट, ठीक है। अगर हम r का n फर्स्ट सेल ले ले और z का भी वैल्यू 1 रख दे, मींस फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, तो a नोट क्या होगा, वो बोहर ऑर्बिट a नोट वैल्यू कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जेई में, जेई में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उसमें आपको जस्ट एक रिलेशन याद रखना है कि रेडियस जो होता है वो n स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर आपने ये याद रख लिया तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बोर्ड्स मॉडल के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन रहेंगे। कंपैरिजन का मीनिंग ये हुआ कि एक का दिया रहेगा, दूसरे का डेटा आपको पूछेगा, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कर्व से, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मींस 25 के क्वेश्चन भी अगर आपने देखे होंगे ना, वहां पे भी एक ग्राफ पूछा गया। तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, लॉजिक सीखना है। आर का वैल्यू ना दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना। हम क्या बोलेंगे, एन पे भी डिपेंड कर रहा है और जेड पे भी डिपेंड कर रहा है।
अब दोनों वेरिएबल के बेसिस पे तो हम कर्व प्लॉट कर नहीं पाएंगे, तो हम पहला कंडीशन में क्या लेते हैं कि अगर n कांस्टेंट रहा, अगर n कांस्टेंट है तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है भाई, z के प्रोपोर्शनल रहेगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। एंड सेकेंड फैक्टर, अगर मैं z को कांस्टेंट एज्यूम कर लूं, कहीं पे कोई एटम दिया हुआ है तो दैट मींस z का वैल्यू कांस्टेंट है, तो r n स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, है ना। तो हमारे पास जो कर्व है ना, पहला कर्व ये पूछ लेता है कि आर एन वर्सेस एन का कर्व क्या होगा, nth ऑर्बिट का रेडियस और n के मिड का कर्व क्या होगा। तो आर एन और n का कर्व अगर बनाएंगे ना, तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व बनेगा, डेट इज पैराबोला। मेरा वॉइस क्लियर है। अब आर एन और हाँ n सर, स्क्वायर का अगर क्लियर है। आपसे कर्व, आर एन और n स्क्वायर का कर्व अगर आपसे पूछता है, तो ये y mx का कर्व बनेगा, डेट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड इसका जो स्लोप होगा वो 0.529 बाई जेड के इक्वल होता है। तो ये वाला जो है ना, ये वाले से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, कहीं पे अगर मान लो कि ऐसा बोल दे, हिंट में दिया रहेगा कि जेड किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए हमें ये लिखना है, और स्लोप के अकॉर्डिंग टू स्लोप का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि एटॉमिक नंबर क्या है ना, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो जो स्लोप दिखेगा वो 0.529 बाई जेड के इक्वल होगा। देन आर और जेड में एक ही कर्व अपन बना सकते हैं, यहाँ तो दो कर्व बनेगा नहीं, तो वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स अगर रहे, तो इस केस में अपन कैसा कर्व बनाते थे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आर और जेड का कर्व अगर पूछा जाए ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप दे लिखोगे, और कहीं पे आर और 1/z का कर्व अगर पूछता है तो वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा, है ना। तो अभी जो मेंस 25 में ग्राफिकल अप्रोच के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि nth सेल का एनर्जी और जेड का कर्व, सॉरी एन का कर्व क्या था, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग टू अपन एक कर्व मिला था। हो सकता है कि आपके पेपर में रेडियस का कर्व पूछ ले, ठीक है भाई। तो ये कुछ नया नहीं बताया मैंने, बस मैथमेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच के बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत ये कंसीडर करते हुए चलना पड़ेगा। क्लियर है भाई ये पॉइंट, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है, ऑनलाइन बच्चे किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, एक बार कंफर्म करिएगा। नहीं है। देन सेकेंड जो फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूले से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। तीन फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, पहला मैंने रेडियस बताया, दूसरा है वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट की बात करें अपन, तो वेलोसिटी के लिए भी फिर से वही रिलेशन अपन लगाते हैं, है ना, हमारे पास यही दोनों एक्सप्रेशन है। अब रेडियस निकालने के लिए हमने v का वैल्यू निकाल के इसमें पुट किया था, अब हमें वेलोसिटी निकालना है तो r का वैल्यू निकाल के ऊपर वाले में पुट कर देंगे, है ना, तो उससे हमें वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। तो वेलोसिटी के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ nth सेल अगर आप निकालोगे, तो वेलोसिटी ऑफ nth सेल का वैल्यू जो आता है ना, वो 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई आर एन आता है ना। आर क्या था, वही रेडियस था, फिर इसमें भी हम आर का वैल्यू पुट करेंगे 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड की हेल्प से, है ना। और जब सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पे रखोगे, तो nth सेल का जो वेलोसिटी आता है वो भी एक कांस्टेंट टर्म, दैट इज 2.18 into 10 to the power 8 z by n, है ना, 2.18 into 10 to the power 8, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, है ना, मीटर में 10 to the power 6 अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल आपको दिखा ना, वो एक ये वेरिएबल दिख रहा होगा और एक ये वेरिएबल दिख रहा होगा, बाकी सारे वैल्यू क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहने वाले, ठीक है। तो nth सेल की अगर वेलोसिटी की अपन बात करें ना, कि वेलोसिटी भाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो हमें जस्ट ये याद रखना है कंपैरिजन वाले फैक्टर में, कि nth वेलोसिटी ऑफ nth सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z by n। कोई कंफ्यूजन भाई। यहाँ अगर कर्व पूछा जाए, तो कर्व के फिर से वही दो चॉइस रहेंगे, है ना, या तो हम z को कांस्टेंट रखेंगे या फिर n को कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर ये z कांस्टेंट है, अगर z कांस्टेंट रहा ना, तो हमें कर्व किसके मिड पूछा जाएगा, b और n के मिड कर्व पूछा जाएगा। तो v और n का कर्व कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरा कर्व आपसे क्या पूछ सकता है, v और 1/n का कर्व। तो v और 1/n का कर्व कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। तीसरा, अगर मैं n का वैल्यू कांस्टेंट लेके चलूं, तो इफ n इज कांस्टेंट ना,
देन वेलोसिटी और जेट के मिड कर्व आपसे पूछेगा, और वेलोसिटी और जेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनने वाला। कोई दिक्कत भाई? हेलो? तो नहीं है। नहीं। तीसरा टर्म जो यहाँ पे आता है, मैं सारे पॉइंट एक एक करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, है ना। मेन जो है अपने को एनर्जी पे फोकस करना था, लेकिन अपन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू में दे रहा हूँ, है ना। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बाकी जो है ना रिलेशन मुझे आपको पता होने चाहिए कि भाई इनके मिड में रिलेशन क्या होता है, ये किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि एक आजकल जो पैटर्न चला है ना जेई में, पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन एडवांस वाले उठा के मेंस में पूछ रहा है, तो 4-5 स्टेटमेंट लिख देगा वो मॉडल से रिलेटेड, और नीचे 4-5 ऑप्शन बना देंगे कि ए बी सही है, ए सी सही है, ए डी सही है, इस टाइप का। तो हमें टाइम पीरियड का भी थोड़ा बहुत लॉजिक पता होना चाहिए, बाकी पता तो आपको सब कुछ है ना। तो टी क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय वेलोसिटी, है ना। हम टाइम का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही लॉजिक लगा रहे हैं, है ना। तो टी का वैल्यू क्या होगा? 2πr/v, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है? v/r, है ना। तो मैं यहाँ पे v/r की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2π/ω लिख सकता हूँ। मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? या तो इसको ऐसा लिखा मिलेगा या फिर 2π/ω लिखा हुआ रहता है। तो आर और बी मेरे को पता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेडियस जो होता है वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और वेलोसिटी जो है वो z/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम पीरियड का जो रिलेशन निकलता है ना, वो n³ निकल जाएगा, है ना। हमें जस्ट ये रिलेशन थोड़ा सा रिलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे कर्व वगैरह हो सकता है कभी गलती से पूछ ले किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट रख के, बट इन जनरली नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना। अब एक फोर्थ पॉइंट आएगा आपसे, एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेता है, रिलेशन लिस्ट। तो एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलते हैं? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? v/r, है ना। तो जो टाइम पीरियड है उसी का इनवर्स दिख रहा होगा, तो ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी भी बच्चे का कोई कंफ्यूजन? किसी भी बच्चे का कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं। देन फिफ्थ पार्ट इज एनर्जी। और एनर्जी जो है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, समझना इस फंडे को ध्यान से। अब एनर्जी के लिए ना 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और मैक्सिमम चांसेस या तो रेडियस के क्वेश्चन रहते हैं या फिर एनर्जी के रहते हैं ना, इसलिए मैं इन दोनों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक तो एनर्जी का जो रिलेशन है ना, अगर मैं एनर्जी कहीं पे निकालूं तो टोटल एनर्जी जो होता है वो के प्लस पी के इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर कहीं पे दो चार्ज पार्टिकल के में पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में मैंने एक फंडा सिखाया आपको, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज k(q1q2/r) होता है ना। तो अगर मैं पी का वैल्यू यहाँ से निकालू ना, तो ये k(q1q2/r) के इक्वल है, ठीक है। मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर। ओके। अब ये है कि भाई न्यूक्लियस का चार्ज जेड ही है, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं साइन के साथ लिख देता हूँ, है ना, -k(q1q2/r) के इक्वल आ जाएगा, तो ये -(k)(z)² आ जाएगा। या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन पढ़े हो ना, कि वर्क डन टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, है ना, आप वो करके उसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो उससे भी आ जाएंगे आपको। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? लॉजिक सीखना है तो फिर से हमें वही रिलेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कुछ तो है नहीं। तो mv²/r जो कूलम्बिक सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फंडा था, ये kZe²/r² के इक्वल होता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन दोनों तरफ ना हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक आर से एक आर को कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ। तो क्या दिखेगा भाई? ½ mv² इज इक्वल्स टू 1/2 kZe²/r। और ½ mv² को ही क्या बोलते हैं? के ही बोलते हैं, है ना। तो हमारे पास ये दोनों रिलेशन आ गए। एक पी ये दिख रहा होगा आपको पोटेंशियल एनर्जी, और के ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 kZe²/r,
एंड पोटेंशियल इज माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, माइनस का के जेड स्क्वायर बाई 2r ना, तो 1/2 के टर्म्स में लिख देता हूँ, माइनस का 1/2 के जेड स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीन रिलेशन के हेल्प से ना एक बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया 2.4 माइनस का 3.4, इस टाइप से क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है ना भाई, इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इनमें कोई कंफ्यूजन? टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड वाइज क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे होंगे। देखिए भाई, एक बार बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। और पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी के दोनों ही हाफ है ना। तो एक एक्सप्रेशन ये है जो हमें याद रखना पड़ता है, समझना है। टोटल एनर्जी का वैल्यू निगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड वाइज दिख भी रहा होगा, काइनेटिक भी निगेटिव दिख रहा होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये पॉजिटिव होता है। तो कहीं कहीं ना आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि काइनेटिक एनर्जी माइनस का 3.4 है ना, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, आप क्या बोलोगे, वो भी माइनस का 3.4 ही रहेगा। पूछ लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो 3.4 था ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे? सर हेलो। नहीं है। यहाँ से जो हमारा एक रिलेशन आता है ना टोटल एनर्जी का, वो कहाँ से डिराइव होता है, तो हम जब सारे कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे ना टोटल एनर्जी में, के का वैल्यू कांस्टेंट है ना, आर क्या होगा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, जेड ऊपर जाके क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो इसके बाद हमारे पास टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला निकल के आता है, मींस टोटल एनर्जी ऑफ एनएफ सेल इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये जो यूनिट है ना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। ठीक है, अब मेंस 25 का जो ग्राफिकल अप्रोच का क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था भाई, है ना, कि एनर्जी और एन के मिड ना ग्राफ पूछ लिया कि क्या होगा। मैं भी करवाऊंगा वो क्वेश्चन भी, देखिएगा। पहले मैं थोड़ा सा और कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, इसको अगर मेरे को जूल में कन्वर्ट करना रहे तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए कल वाले लॉजिक है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये जूल पर एटम हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछता है, किलो जूल पर मोल, है ना, तो किलो जूल पर मोल के लिए कार्तिकेय भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 96। 96 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो डायरेक्ट 96 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो गया। तो आपसे जो न्यूमेरिकल पूछेगा ना, कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, उन्हीं फंडे का फिर से आपसे यूज करवा लेता है ना। इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है, इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है भाई? नहीं सर। चलिए, देन हमें क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करने के लिए ना एक दो पॉइंट और पता होना चाहिए, है ना, मैं उस पॉइंट को भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, है ना। आफ्टर दैट अपन मूव कर जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, एंड फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो रिसेंट ईयर के। मैं इसको नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखिएगा। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने लास्ट पेज पे लिखा ना कि एनर्जी ऑफ एनएच सेल इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। तो भाई ये रहा हमारा न्यूक्लियस, हम n इक्वल टू 1 की एनर्जी की बात कर लेते हैं। कुछ डेटा अगर हमें रिलेट करके याद रहेगा ना तो हमारा कैलकुलेशन जो होता है बहुत आसान हो जाता है। और जेई मेंस में खास करके इस टाइप के रिलेशन पे ना क्वेश्चन पूछ लेता है ना, कैलकुलेशन ज्यादा आपसे नहीं करवाएगा, भले ही डेटा कुछ खतरनाक गिवन रहेगा बट आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो, है ना। ऑप्शन अगर गिवन रहे 4 ऑप्शन तो आप तो और आसानी से निकाल सकते हो। इंटीजर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कभी कभार आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ जाए, है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर था। और n इक्वल्स टू 1 के लिए ना हम क्या यूज करते हैं, n इक्वल्स टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, n इक्वल्स टू 2 इज नोन एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
एंड सो ऑन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड चलता रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूं कि En का वैल्यू था माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो अपन हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम जेड के लिए का वैल्यू क्या है भाई, 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या होगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया होगा n इक्वल्स टू 1 के केस में। n इक्वल्स टू 2 अगर रखोगे ना तो इसी को 4 से डिवाइड करना है, तो माइनस का 3.4 आएगा। देन थर्ड में जाओगे तो 9 से डिवाइड करना पड़ता है, और जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स हमारे पास रिजल्ट क्या आया, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ वन, अगर हम इसे 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से स्मॉलर वैल्यू हो जाएगा, दैट इज माइनस का 0.85, है ना। तो हमें ये वैल्यू थोड़े बहुत रिलेट करने पड़ते हैं, समझिएगा इस फंडे को। अब सेम अगर n इक्वल्स टू इनफाइनाइट अगर लेके चलते हैं अपन, तो n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ना जीरो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है ना। हमें ये दोनों वैल्यू थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है, 10.2 एंड 12.09। ये अगर इसको नियर बाई 12 मानोगे, क्वेश्चन में हिंट में कब जनरली गिवन नहीं रहेगा, ये 12 है, इसको 10.2 एज्यूम करेंगे, है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि 2 से 3 जाने में कितने लगेंगे, तो भाई यहाँ पे 3.4 था, हम इसको डिफरेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं, इस डिफरेंस के बेसिस पे हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है, जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाना है, तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना दिख रहा होगा आपको, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइनल स्टेट का एनर्जी क्या दिख रहा है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कितना एनर्जी दे कि इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, जितना ये नेगेटिव में है उतने पॉजिटिव में हमें सप्लाई करने पड़ेंगे, है ना। तो जीरो n इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट तक में जाने में इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो कभी कभार आपसे क्वेश्चन ऐसा ना पूछ के आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में पूछ लेता है कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लॉजिक सीखना है। कहीं पे अगर बोल दे आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ना, कि वो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, है ना। तो मैं एक टर्म लिख रहा हूं यहाँ पे कि मिनिमम माइनस का E1, इन्फिनिटी का वैल्यू 0 था, और ये वैल्यू माइनस का 13.6 हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए 1/1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो कहीं पे भी अगर ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक जाते हैं तो हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी वी कैन से दैट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम टोटल एनर्जी एट n इक्वल्स टू 1 का मॉड जो होगा वही आयोनाइजेशन एनर्जी के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है, इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन, भाई इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन। नहीं सर। तो ये जो है ना, ये टर्म आई को रिप्रेजेंट करता है। दो टर्म और दिखेंगे आपको, एक है एक्साइटेशन एनर्जी और दूसरा है सेपरेशन एनर्जी, है ना। तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ये होगा कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, जैसे मान लीजिए ग्राउंड था, है ना, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो इसके डिफरेंस को हम क्या बोल देते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी, है ना।
और एक्साइटेशन से अगर इंफिनिटी तक जाएगा तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज कर लेते हैं, सेपरेशन एनर्जी। मेरा वॉइस क्लियर है भाई? हाँ सर। है ना? चलिए देन एक लॉजिक और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आफ्टर दैट हम न्यूमेरिकल वाले अप्रोच पे मूव करने वाले हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने को सॉल्व करने हैं, है ना? तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है ना बोर्स मॉडल का, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस टाइप का है, क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या है भाई? लाइन है, लाइन स्पेक्ट्रम है, या बैंड स्पेक्ट्रम है? तो लाइन बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन या एमिशन है तो हम क्या बोलते हैं भाई? एमिशन, है ना? अब स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोर मॉडल में ये एक्सप्लेन किया कि जब भी अगर हायर से लोअर में आएंगे ना तभी ये एनर्जी एमिट करेगा, है ना? तो हमेशा हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, हमने इस इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट करके रखा है, और वो जब ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करने की टेंडेंसी शो कर रहा है ना, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। और हमें इन्हीं एनर्जी लेवल के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि रिलीज्ड फ्रीक्वेंसी जो है ना, या जो भी रिलीज्ड एनर्जी का रेडिएशन निकला होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा या फिर वेवलेंथ क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें एनर्जी रीजन पता होना चाहिए। जब तक हमें एनर्जी रीजन नहीं पता रहेगा तब तक हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ नहीं निकाल पाएंगे, है ना? तो इस कंसेप्ट पे जो पहली बार वर्क किया ना जिन साइंटिस्ट ने, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग लॉजिक दिया था। तो पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया, लाइमन सीरीज बोलते हैं इसको, कि अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन रहे 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी से, अगर n इक्वल्स टू 1 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। क्लियर है भाई? सेम फंडा बामर, सेकंड बामर सीरीज की अपन बात करते हैं। बामर ने ये बताया कि सेकंड सेल में अगर आ जाए, है ना, कहीं से भी 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी, तो दैट एनर्जी रीजन इज नोन एज विजिबल रीजन। तो आपसे जो न्यूमेरिकल में कभी कभी कंफ्यूज करेगा ना या गलत करवाएगा, वो यहीं से गलत करवाता है कि बोल देगा कि भाई जो एनर्जी रिलीज हुआ ना वो विजिबल रीजन में रिलीज हुआ है। तो विजिबल जो है ना पूरे सीरीज में एक ही जगह विजिबल दिखता है, दैट इज इन बामर सीरीज। सेम लॉजिक बोल देगा भाई यूवी रेंज में एनर्जी रिलीज हो रहा था, तो यूवी का मतलब लाइमन की बात करेंगे अपन, है ना? बाकी सब में एनर्जी रीजन से कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्योंकि सब में एनर्जी रीजन क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा होगा। सेम अगर थर्ड में कहीं पे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो थर्ड वाले के लिए हम क्या ही बोलते हैं? पार्शियल सीरीज। फोर्थ में आया तो ब्रैकेट सीरीज होगा, फिफ्थ में आया तो फंड सीरीज है, सिक्स में आया तो हम्फ्री सीरीज है ना? ये यूवी था, ये विजिबल था, बाकी सब इंफ्रारेड में रहते हैं। कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे? नहीं है भाई? किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? कार्तिकी अभी तक कुछ कंफ्यूजन है भाई? नहीं सर। चलिए, अब जो न्यूमेरिकल आते हैं ना वो क्या आते हैं, आपसे पूछ लेगा भाई कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे भी हमें समझने लायक है। जैसे कहीं पे बोलते हैं लिमिट लाइन, तो लिमिट लाइन का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर सीरीज के इनफाइनाइट n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से उस सीरीज के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं? लिमिट लाइन। जैसे मान लो कि आपसे बामर सीरीज का लिमिट लाइन बोल दे, तो आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट से कहाँ आना चाहिए? n इक्वल्स टू 2 में आना चाहिए। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है भाई? हाँ सर। सर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है ना, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कि नंबर ऑफ, अगर कहीं पे ये पूछ लेना कि कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, where delta n is n2 minus n1, where n2 is higher energy level and n1 is lower energy level, है ना? तो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालते हैं, है ना? अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज की नंबर ऑफ लाइन अगर निकालने रहे, तो हायर एनर्जी लेवल माइनस का ग्राउंड एनर्जी लेवल ऑफ दैट स्पेसिफिक सीरीज, इससे हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ स्पेसिफिक लाइंस हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। तो जो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं जेई मेंस में, है ना, वो ये वाला पैटर्न पूछा जाएगा भाई कितने हैं। कभी पूछ लेगा ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बता दो और उसमें कितने बामर लाइंस मिलेंगे, है ना, कितने पार्शियल मिलेंगे, ये पूछ लेता है आपसे। एंड जो भी वेवलेंथ रिलीज हुआ है ना, सॉरी, जो भी रेडिएशन रिलीज हुआ था एमिशन के फॉर्म में, है ना, हमें उनका वेवलेंथ भी पता होना चाहिए।
तो वेवलेंथ के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है कि 1/λ इक्वल्स टू RZ स्क्वायर multiplied by 1/n1 square minus का 1/n2 square. n1 is lower energy level, n2 is higher energy level. और RH इज कहीं R लिखिएगा, कहीं पे RH लिख सकते हैं. तो RH इज रिडबर्ग कांस्टेंट एंड इट्स रिडबर्ग कांस्टेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो 1.09 into 10⁷ मीटर पर सेकेंड होता है. तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, देन हम फाइनल आंसर तक पहुंच पाते हैं. कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डायरेक्टली, समझिएगा. अब इस लैम्डा को ना मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ई जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है. तो कहीं पे अगर कोई ट्रांजिशन दिया हो और एनर्जी का रिलेशन अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बोल सकते हैं, ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, है ना. और 1/λ की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे. तो मैं एनर्जी को भी इस फॉर्मूला की हेल्प से कंपेयर कर सकता हूँ जहां पे अगर कोई सीरीज वाला कंसेप्ट गिवन रहे. अब अगर मान लो कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी का रिलेशन क्या होता था, E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा. E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा है. अब मेरे को कहीं पे बोल दे भाई कि मुझे मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो मैक्सिमम एनर्जी कब पॉसिबल होगा, जब लैम्डा का वैल्यू मिनिमम रहे. और लैम्डा का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/n1 स्क्वायर माइनस के 1/n2 स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है. तो ये वैल्यू मिनिमम कब हो सकता है, ये वैल्यू मिनिमम कब हो सकता है, जब हम n2 का वैल्यू क्या ले ले, इन्फिनिटी, है ना. किसी भी ग्राउंड स्टेट में जैसे ये सबसे मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, सेकेंड को हमने इनफाइनाइट ले लिया. तो फॉर मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ के लिए कहीं क्राइटेरिया अगर आपसे पूछ ले स्पेक्ट्रल लाइन में, तो हम क्या बोलेंगे भाई, n1 का वैल्यू हम 1 लेते हैं, या जो भी ग्राउंड स्टेट रहा. जैसे लाइमन है तो लाइमन के लिए मैंने स्पेसिफिक लिख दिया ये, n1 इक्वल्स टू 1, n2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी. बामन के लिए पूछ ले तो n1 का वैल्यू 2 लेंगे, n2 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा. एंड जस्ट अपोजिट कंसेप्ट, अगर मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ ले तो उस कंडीशन में जो n2 होगा ना वो नियरेस्ट सेल ऑफ n1 होगा, है ना. n1 प्लस 1 वाले वैल्यू को ही हम क्या बोल देते हैं, n2 बोल देते हैं. कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, और इन बच्चे कुछ नहीं कंफ्यूजन है सर। अभी तक? तो मैंने आपको 4 से 5 कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. एक और जो सबसे अच्छा कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चन बनने के, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से बनाएगा. ध्यान दीजिएगा, इसका मैंने एक शॉर्टकट यहाँ पे लिख दिया है, समझिएगा. कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं है, कैलकुलेशन आपको नहीं करने पड़ेंगे. तो कभी कभार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स टू शो यूनिक वेवलेंथ, है ना. सपोज अगर मान लो कि हमसे क्वेश्चन ये दे दिया कि n इक्वल्स टू 3 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ एटम का रिक्वायरमेंट है जिससे हमें यूनिक वेवलेंथ मिले. ध्यान से सुनना है. तो n इक्वल्स टू 3 से 1 में मैंने पहले नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट किया, है ना. ये डेल्टा n इंटू नंबर ऑफ लाइंस के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2. डेल्टा n का वैल्यू क्या है भाई, 3 - 1 दैट इज 2, है ना. तो 2 इंटू 3/2 दैट इज 3 लाइन्स आए. अब अगर हमें कहीं पे इस लाइंस को अगर मेरे को ड्रॉ करना रहे, है ना, तो ये 3 लाइन है. तो इन 3 लाइन में n इक्वल्स टू 3 से अगर 1 की अगर बात करें तो लाइमन के कितने होंगे, बामर के कितने होंगे, है ना, ये हमें थोड़ा डिसाइड करना है. तो नंबर ऑफ स्पेसिफिक लाइन के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था ना कि n2 माइनस n1 जो होता है वो लाइमन के लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. तो 2 लाइन्स लाइमन के मिलेंगे और 1 लाइन किसके मिलेंगे, बामर के मिलेंगे. अब मेरे को इस नंबर ऑफ लाइन्स के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है. तो मैंने ये लिखा कि भाई एक 3 से 1 में जा सकता है, देन फिर 2 से 1 में आया तो ये लाइमन है, ये L लिख रहा हूँ मतलब ये लाइमन है, ये L लिखा मतलब ये लाइमन है ना. और 3 से 2 वाले को मैंने बामर बोल दिया. ठीक है भाई. तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ एटम का रिक्वायरमेंट पड़े जिससे ये सारे वेवलेंथ के लाइन कवर हो जाए. तो एक एटम तो मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये एटम कंप्लीटली कंज्यूम हो गया ना ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, है ना. ये एटम रहेगा तो हमें ये लाइन दिख रहा होगा. ठीक है. अब दूसरा एटम मेरे को अगर यहाँ पे रखेंगे ना तो वो पहले बामर की तरह यहाँ पे आया होगा और फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा. तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम जो रहेंगे ना n इक्वल्स टू 3 से 1 में जाने के लिए, ये हमें 2 रिक्वायरमेंट पड़ते हैं. बट इसी में अगर मान लो कि वैल्यू बढ़ाते चले कि 4 से 1 में, तो 4 से 1 अगर ड्रॉ करोगे तो नंबर ऑफ लाइंस कितने दिखेंगे, 6, है ना. तो इन 6 का फिर से मेरे को कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा. अब इन 6 में 4 से 1 है ना, तो फिर से मैं वही लॉजिक यूज कर रहा हूँ, लाइमन के कितने, बामर के कितने, पास्टिन के कितने.
क्योंकि 4 से 3 में भी जाएगा तो पार्शियल होगा। तो 4 - 1 दैट इज 3 लाइमन लाइंस दिखने चाहिए, 2 बामर लाइंस दिखने चाहिए और 1 पार्शियल लाइन दिखना चाहिए। ठीक है, अब ये 3 लाइमन लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये लाइमन दिख रहा होगा, ये लाइमन दिखा और ये लाइमन दिखा, ये दोनों क्या दिख रहे होंगे आपको? बामर। और ये क्या दिखे आपको? पार्शियल दिख गया। तो एक तो पूरे कंट्रीब्यूशन में जो स्टार्टिंग से एंड तक जा रहा है ना, इसमें तो एक एटम का रिक्वायरमेंट पूरा पड़ेगा ही पड़ेगा, दिखना ही चाहिए। बाकी सबको कॉम्बिनेशन से बनाएंगे कि किन दोनों के एडिशन से हमें एक एटम में कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है। ठीक है, तो भाई इनको अगर हम लेके चलेंगे ना, लाइमन वाले में ये जो लाइमन लिखा है मैंने और जो अलग अलग डिफरेंट कलर मैंने बना दिया, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन के लिए हमें एक एटम का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। मेरा वॉइस क्लियर है? या फिर आप चाहो तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के लिए भी हम बोल सकते हैं कि एटम लगेगा। तो हमें कुछ ऐसा लॉजिक लेके चलना पड़ता है। अब जब तक ये ग्राउंड से हाइयर से थोड़ा ग्राउंड पे नहीं आया होगा तब तक तो नीचे जाएगा नहीं। तो मैंने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक एटम ले लिया, ये दूसरा एटम होगा। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से तीसरा एटम, है ना। बट हमें इस लाइन की वेवलेंथ को शो करने के लिए एक और एटम यहाँ से लेके चलना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर ये कंप्लीट हो नहीं पा रहा होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम हमें कितने रिक्वायरमेंट पड़ेंगे यूनिक वेवलेंथ शो करने के लिए? 4 पड़ेंगे। अब ये मैंने 4 से 1 में लिखा, तो आपको ये 6 लाइन के लिए ड्रॉ करना पड़ रहा है। हो सकता है कहीं पे बोल दे 7 से 1 में आ जाए, तो 7 से 1 में अगर लेके चलोगे ना, तो टोटल 21 लाइन्स बन जाएंगे। और इन 21 लाइन्स में लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री की बात करें तो ये 6 5 4 3 2 1 ये 21 दिख रहा होगा। तो इनका अगर अरेंजमेंट इस तरीके से करोगे ना तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, है ना। तो इसके लिए हम ये शॉर्टकट यूज कर लेते हैं कि कहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम टू शो यूनिक वेवलेंथ, है ना, तो हम एक ऐसा रिलेशन बना लेते हैं कि n-1 n-3 n-5 अप टू 0 तक जाएंगे, है ना। और हमें इसमें ओनली वही वैल्यू कंसीडर करना है जो पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे, निगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। अब इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन पहले वाले में करते हैं। जैसे भाई 3 से 1 था, तो n जो रहेगा ना वो हमेशा हाइयर वैल्यू है, n जो है वो हमेशा हाइयर वैल्यू है। क्या लिखेंगे? 3-1 प्लस का 3-3 प्लस का 3-5। तो ये निगेटिव आया, कंसीडर नहीं करना है। ये 0 है और 2 है, तो 2 + 0, पहले वाले में 2 ही एटम का रिक्वायरमेंट था। सेकेंड वाले लॉजिक की अगर बात करते हैं तो 4-1 4-3 4-5 निगेटिव वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, तो 3 + 1 4 एटम का रिक्वायरमेंट है ना। तो आपको ये ग्राफ वगैरह ड्रॉ नहीं करना है, हमें जस्ट ये लॉजिक याद रख लेना कि n-1 + n-3 n-5 so on up to 0 and we have to consider only positive value। कार्तिकेय भाई यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है आपका? नहीं सर। अरिजीत ये क्लियर है ना भाई? कोई दिक्कत है कहीं पे भी? क्लियर है। ओके, चलिए अब सब कुछ अगर क्लियर है तो अब हम क्वेश्चन पे एक स्टार्ट मिनट करते हैं। लिख लेने देते। अच्छा ये लिखेंगे, लिखिए भाई आराम से। सर नोट्स में नहीं था। हाँ हाँ ओके ओके, मैं भेज दूंगा नहीं तो नोट्स। लिखना तो लिख भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। तेरे पास एटॉमिक का नोट्स नहीं है क्या कार्तिकेय? सर है, कुछ कुछ चीजें मिसिंग है। नहीं नहीं, पूरा वाला मेरा वाला नोट्स है कि नहीं है? पता नहीं, हाँ है आपका भी। उसमें सब कुछ लिखा होगा, उसमें मिसिंग नहीं रहेगा भाई, ये वहीं से काट के पेस्ट किया गया है। ठीक है, चलो ये लिख लो, थोड़ा सा खुद के लैंग्वेज में लिखोगे ना तो याद रहेगा, है ना। 1 महीने बस याद रखने हैं अभी इस कंसेप्ट को, जेईई मेंस तक, फिर एक बार एडवांस के टाइम में याद रख लेना। पूरा अगर अच्छा क्वेश्चन पूछता है ना तो ये वाला लॉजिक लगा देगा, और छोट कम एटम रहे तो आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो, बट डायग्राम बनाने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो हमें वो टाइम भी बचाना है जेईई मेंस में, है ना। तो उसके लिए हम थोड़ा अलग अप्रोच ढूंढ रहे हैं। हो जाए ना कार्तिकेय भाई, कॉपी तो बता दीजिएगा एक बार। सर हो गया हो गया। ओके, चलिए देन अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बोर्स रेडियस वाले फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या था? Rn इज n²/z, है ना। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। ये फंडा लगाना है और आंसर बताना है क्या होगा। करनी भाई, प्रैक्टिस करिए।
इस बार एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट ईयर कम क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार थोड़ा ज्यादा पूछा जाएगा आपसे, है ना। आपको इस टॉपिक पे अच्छे से कंसंट्रेट करना है। और तो फोटो बी इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह तो मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना ही है भाई, बोर्स मॉडल का भी सारे फंडे मॉडर्न फिजिक्स में भी अप्लाई हो ही जाता है, तो आपको 2-2 बार रिवीजन ही हो जाएगा आपका, है ना। मेरा सर वॉइस बी क्लियर है ना? क्या क्या? बी बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे आया। हाँ सर, बी आया, ऑप्शन बी। बी फॉर बॉम्बे आया। सबका आंसर भाई बी फॉर बॉम्बे है ना? सबका आंसर बी फॉर बॉम्बे। हाँ सर। ओके। तो भाई हम कैसे करते हैं कंपैरिजन वाला, है ना। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन है, तो R3 क्या होता था, n² बाई जेड, तो ये हो जाएगा 9/z। और R4 की अगर बात करेंगे, R4 क्या होगा, 16/z। अब आपसे पूछा है कि R3 का रेडियस जो है और R4 के रेडियस में रिलेशन क्या होंगे, है ना। तो R4 को R3 के टर्म्स में लिखना है हमें, तो R3/R4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/16। तो R4 क्या हो जाएगा, 16/9 R3, खत्म। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, है ना। अब एनर्जी मैक्सिमम कब होता था, जब n1 का वैल्यू ग्राउंड स्टेट वाला रखोगे और n2 का वैल्यू इनफाइनाइट रखना है ना भाई। तो उसके बेसिस पे हमें थोड़ा सा ये सॉल्व करना पड़ेगा। ऑनलाइन बच्चों मेरा वॉइस क्लियर है ना? एक बार कंफर्म करिए। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ए। ए आ रहे हैं, ओके देखते हैं। सबका आंसर यही आया भाई, सी। सी। दो आंसर है, एक ए आया एक सी आया। एक ए आया आंसर, एक सी आया है। अरिजीत आंसर, सी आंसर करेक्ट है। जिनका आंसर सी आया है उनका आंसर करेक्ट है। कार्तिक की तरह सी था ना भाई? सर। सी मैं सही है। मैच नहीं कर रहा। मैच नहीं कर रहा है, तो फिर मैं सॉल्व करूंगा, एक बार और ट्राई करिए। टेंशन नहीं लेना है, बस सॉल्व करना, थोड़ा सा पैसेंस रख के सॉल्व करना है। कैलकुलेशन है तो बिल्कुल भी मत करना जो क्वेश्चन आते रहे उसमें, है ना। जेई मेंस में भी एक बार में हो सकता है कैलकुलेशन एरर कर सकते हो आप, पेपर के टाइम में प्रेशर और ज्यादा रहेगा, तो नहीं लेना है प्रेशर भाई, टेंशन खत्म करते हुए सॉल्व करना। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन्स रिज के लिए लैम्डा है ना। तो हमारे पास जो रिलेशन था 1/λ इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन एटम है, तो RH × Z², Z² का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/1 का स्क्वायर माइनस का 1/∞ का स्क्वायर, है ना।
यही था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 का वैल्यू 1 लाइमन है तो n का वैल्यू 1 होता है ग्राउंड स्टेट में, और ये मैंने इन्फिनिटी ले लिया। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये बोला लैम्डा जो है ना, लैम्डा का वैल्यू 1/λ का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, RH सर 1/λ। गलती दिख गया, नहीं जरूरत है सॉल्व करने का। ओके, नहीं जरूरत है, तो आंसर सी था, है ना। अब हमें बामर के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेना है, तो n का वैल्यू n1 का वैल्यू 2, बामर के लिए n1 का वैल्यू 2 होगा और n2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएंगे आपके। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in second Bohr orbit of hydrogen atom is equals to this one, the value of 10x is the kinetic energy of electron, the kinetic energy of electron ट्राई करिए। ए नोट बोर्स ऑर्बिट को, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सॉल्व करिए टेंशन फ्री होके, टेंशन नहीं लेना है, सबसे होगा सॉल्व। एक बार आ जाए आंसर तो बस बता देना सॉल्व करने के बाद। ऑनलाइन बच्चे आंसर बताइए। आंसर ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया था पहले, फिर रिपीट किया जेई मेंस में, है ना। कार्तिकेय भाई आंसर सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, थोड़ा ट्राई करो ना बोर्ड्स का पोस्टुलेट्स वगैरह लगा के। काइनेटिक एनर्जी को किसके टर्म्स में लिखना है, काइनेटिक एनर्जी का पोस्टुलेट्स क्या था, mvr इक्वल्स टू nh/2 यही था ना भाई। हाफ हेलो, के जेड स्क्वायर बाय आर होता है ना। हाँ हाफ के, बट के का तो टर्म यहाँ पे है नहीं ना। के हम्म, वाले में अच्छा आएगा क्या बताओ, नहीं। नहीं आएगा ना। ये वाले फिर में कार्तिक ऐसा आएगा, नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्स मॉडल का पोस्टुलेट्स यूज करना है, mvr इक्वल्स टू nh/2 यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन तक पहुंच जाओगे आप, पहुंच हाँ जाओगे। सर, एक मिनट में बहुत आ अच्छे जाएगा। बच्चे हो, है ना। बस हमें अप्रोच देखना है कि क्या करना है बस। क्योंकि अगर हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के जेटी स्क्वायर से चलेंगे, वहां पे एनएच वगैरह एच तो आएगा ही नहीं कहीं से, है ना। और अगर नहीं आएगा तो एच के टर्म्स में आंसर भी नहीं मिलेगा अपने को, कंफ्यूज रहेंगे। तो हम v का वैल्यू निकाल के काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर पुट कर देंगे, खत्म हो गया आंसर। करिए, ट्राई करिए टेंशन फ्री होके। अरिजीत आंसर तक पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे, सोच रहे थे। सर 124। 124 कैलकुलेशन एरर किए हो, फिर से सही करो एक बार। कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं, फिर से करिए ट्राई।
248। 248 डबल कर दिया तू तो। देखते हैं और किन्हीं का आंसर। चलिए मैं ट्राई करता हूँ इसको देखना। तो हमने क्या किया, यहाँ से v का वैल्यू निकाला। v जो है ना वो NH/2πmr के इक्वल आएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू को ही पुट कर देता हूँ। v की जगह क्या आएगा, n²/h²। देखते हैं क्या आएगा आंसर। और ये आया होगा 4π² m²r²। कार्तिकेय भाई यही किए थे ना। पाई स्क्वायर भूल गए थे। 8 आ रहा है। कितना आया भाई, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ की। फिर गड़बड़ किए। सर 3160। 3160 आ रहा है। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। तो n² के टर्म्स में तो गिवन है नहीं। n का वैल्यू क्या दिया है, सेकंड बोर ऑर्बिट। तो 2 का स्क्वायर 4 में लिख दो और ये h² होगा। 4 है, पाई का वैल्यू क्या यूज करना है, 3.14 है ना। 3.14 का स्क्वायर है और ma0 के टर्म्स में लिखना ही है, तो ये हो जाएगा m। अब r सेकेंड ऑर्बिट का अगर हमें रेडियस निकालना रहे, है ना, तो r का वैल्यू क्या होता था, a0 n²/z। यही था ना भाई, a0 n²/z। तो r का वैल्यू a0 n²/z है, यहाँ स्क्वायर करना है अपने को। तो थोड़ा सा मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, देखिएगा। मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा इधर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा हूँ एंड फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये m ऊपर लिखा हुआ था, ये m ऊपर है। r² की जगह क्या लिखेंगे, a0 का स्क्वायर। a0 था तो a0 का स्क्वायर लिख दिया। और n²/z था, मतलब n⁴ हो जाएगा और z² ऊपर आया होगा। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है सर इस नहीं है। स्टेप में? नहीं। तो ये 1/2 है, जो कैंसिल आउट होगा हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 से 4 खत्म, है ना। हमें एक ऐसा रिलेशन लाना है, z का वैल्यू 1 ही होगा, 1²। तो इधर साइड में तो h² वाला टर्म मेरे को मिल गया जो ऊपर था, है ना। अब डिनोमिनेटर वाले को इक्वेट करना है, तो ma0² को बाहर रख दो। ठीक है, अब n का n⁴, n का वैल्यू 2 था तो 2⁴ क्या होगा, 16, है ना। तो 16 × 2 32 कर दे रहा हूँ यहाँ पे। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है भाई? आगे अगर मैं 1/32 लिख दूं तो किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? तो 320 सर, 320। अभी पाई वाला भी तो वैल्यू कैलकुलेट करना है भाई। हाँ सर, इसके बाद 320 आ रहा है। पक्का लग तो रहा 3.14 है। के स्क्वायर तो करना है ना भाई। ये तो मिस कर दिए ना फिर। हेलो अरिजीत, हाँ ये तो वो देखो, करके तो ना। ये 32 × 3.14 का तो स्क्वायर आएगा ना। हाँ तो x का वैल्यू 320 बोले ना, 10x पूछा है। तब 317। 3200। ये आएगा 3.14 × 3.14। मैंने सारे वैल्यू कंसीडर कर लिए ना। अच्छा यही ना भाई, देखिएगा। हाँ सर यही। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आया, ऊपर तो 1 था, हमें इसी वैल्यू को सॉल्व करना है। 32 × 3.14 × 3.14 सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आप लोग। और ऊपर था h², नीचे ma0², m × a0²। तो ये जो है x का वैल्यू है ना। ये वैल्यू किसका है, x का वैल्यू आया होगा। जो नीचे लिखा हुआ टर्म है वही x का वैल्यू है ना। हेलो हाँ ऑनलाइन सर बच्चे, यही x है। ओके। तो हमें 10x निकालना है। क्या निकालना है, 10x। तो इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। अनीस क्या आया था आंसर भाई? सर 3160 आया था। 3160, ये वही आ रहा है, करिए तो मल्टीप्लाई, तो सही होगा फिर आपका। सर पाई 22/7 लिया था। हाँ सेम ही आएगा, तो बोले क्या 3 1। पाई स्क्वायर इक्वल टू 10 ले।
10x का वैल्यू क्या आ रहा है? 3160। कोई वेटिंग रूम में, सर एक सेकंड वेट करना, मैं आ रहा भाई, एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ। हाँ बोलो भाई, पाई सर स्क्वायर का पाई वैल्यू स्क्वायर का वैल्यू 10 ले लेते हैं, ले लो, 10 ले लो। तो 10 लेने से 3200 आ रहा है। हिंट में तो ऐसे कुछ गिवन नहीं है ना, थोड़ा सा हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। ठीक है कार्तिकेय, तेरा ठीक है आंसर सर। क्या आया था? सर यही आ रहा है 315-16। 3160 ना, नियर बाई। हाँ हाँ राउंड। ओके 3160 करेक्ट आंसर है। अनीस का आंसर सही था भाई। या अगर हम थोड़ा सा और अप्रोक्सीमेशन एज्यूम करेंगे, वही 3155 से लेके 3160 के मिड में कुछ आंसर आएगा। तो जब भी अगर कहीं पे एच वगैरह आ जाए ना, तो वहां पे अपन को क्या करने हैं, बोर्स पोस्टुलेट्स यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सर बोलिएगा। सर पाई को 22/7 लेने पर ये आ रहा है सर, लेकिन हम्म, 3.14 लेने पर सर अलग आ रहा है क्या आ रहा है आपका आंसर? सर। 3155 3155। 3.14 लेने पर। तो हिंट में 3155 है ना, तो एक बार आंसर रुकिए चेक कर लेते हैं अपन, इस क्वेश्चन का क्या गिवन है। चलिए, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर 3155 ही गिवन है अनीस। हेलो, सर लेकिन पाई की वैल्यू मतलब 22/7 तो वही है। 22/7 अगर करोगे ना, तो वो 3.14 समथिंग भी होता है ना आगे भी। हेलो, हाँ सर। 3.14 आगे का भी वैल्यू कंसीडर कर लिया, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में ना इंस्ट्रक्शन गिवन रहेगा कि हमें क्या करना है, और नेक्स्ट वैल्यू नियरेस्ट वैल्यू क्या लेके चलना है, वो एक बार क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग तो अपन मूव करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो पाई हमने ये लिख दे रहा हूँ कि पाई अगर आप 22/7 ले रहे हो तो ये आ रहा आंसर, और पाई का वैल्यू अगर 3.14 अपन लेंगे ना, देन इसका आंसर आ रहा है 3155 के नियर में। क्लियर है? हमें बस अप्रोच समझना है हाँ कि सर अप्रोच क्लियर है। क्या था, थोड़ा लॉजिक है। अब एक मेंस 25 का क्वेश्चन अपन मुझे सॉल्व करते पिछला वाला क्वेश्चन में ऑप्शंस था, हैं। इंटीजर था भाई, तो कैसे ऑप्शन रहेगा? तो इंटीजर में इतना मार्क करेंगे। नियरेस्ट इंटीजर, हेलो, वो मार्क हाँ करना समझ गए। दिया रहेगा भाई इसके अकॉर्डिंग टू। ठीक है, हेलो, हाँ सर समझ गए। ओके। चलिए एक क्वेश्चन मेंस 25 का पहले कर लेते हैं, देन फिर ऊपर लिखे हुए क्वेश्चन को अपन ट्राई करेंगे। मेंस 25 का 4 ऑप्शन गिवन था, बट मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। आपको एनर्जी वर्सेस जेड का कर्व ड्रॉ करना है और बोर्स मॉडल, है ना। ई वर्सेस जेड का कर्व एक ड्रॉ करना है, और एन का वैल्यू कांस्टेंट ले लिया, इफ एन इज कांस्टेंट। सर डाउनवर्ड मतलब डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में पैराबोला बनेगा। डाउनवर्ड में पैराबोला बनेगा, है ना। ये है मेंस 25 का क्वेश्चन, है ना। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस का 13.6। 4 ऑप्शन गिवन थे, ऑप्शन दे दूं तो आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, है ना। तो एन का वैल्यू कांस्टेंट है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, निगेटिव वाला कर्व बन रहा होगा अपने को, है ना। तो हमें कर्व कैसा बनाएंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे, है ना। गायब हो गया है तो एक सेकंड रुकेगा। तो आंसर जो था ना कुछ ऐसा गिवन था, ये आंसर 4 ऑप्शन गिवन है, हम बोलेंगे ये आंसर करेक्ट है। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? हेलो, सर नहीं है। नहीं। चलिए देन और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। पह- पहला क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ B+3। सॉल्व करिए, क्या होगा आंसर? क्वेश्चन चलिए,
Energy of an electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. Then the magnitude of energy value of an electron in the first excited state of V plus 3 in electron volt is. Try करिए. ये मेंस 25 का क्वेश्चन है, ये भी है ना. ये क्वेश्चन है मेंस 25 का. 217.6 कितना है भाई? 217.6 217.6 आया है. ओके. और किन्हीं का आंसर है? अरिजीत फिर से एक बार कैलकुलेशन चेक करना. अरिजीत एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक करना. सर कर है ओके. कार्तिक तेरा आंसर क्या आया? सर एक -3.4. सेकंड। माइनस में तो नहीं आएगा भाई मेरे. माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे ना. हाँ सर, फिर 3.4 क्या रहा? फिर से बोलो. 3.4 3.4. नहीं नहीं, मिस्टेक कर दिए भाई. दो सर अलग अलग. 108.8 108.8 ये भी गलत है. 4.4 कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करना है जल्दी से. 209.16 फिर से बोलो. 209.16 209.16. ये भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है. आंसर सर नहीं है फर्स्ट ये. एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 तो हाँ, हाँ तो z²/n² करके देखिए फिर. 27.9 52.4 सर 54 54 इज करेक्ट आंसर. जिनका हाँ सर 54 आ. 54 हाँ 54 अब तेरा 5वां अटेम्प्ट में अरिजीत आ रहा है आंसर. ऐसे नहीं करना भाई पेपर में. 54.4 हाँ हाँ. आंसर इज 54.4. नियर बाई 54 इज आंसर गिवन था, है ना. नियरेस्ट इंटीजर है तो 54. ऐसे कैलकुलेशन एरर नहीं करनी. ये सब बहुत आसान से बच्चों वाले क्वेश्चन है ना. इन सब में गलत नहीं करना है ना. फिर बोलोगे पेपर के बाद आके कि पेपर अच्छा नहीं गया. तो कैलकुलेशन पे थोड़ा आता हुआ जो क्वेश्चन है ना, उसमें एक दो बार कैलकुलेशन अच्छे से आप लोग चेक कर लीजिएगा. 10 सेकंड ज्यादा लगने वाले हैं, है ना. मेरा वॉइस क्लियर है ना? अब आप हाँ लोग सर क्लियर है कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है. मैं सवाल अब करता हूँ, देखिएगा कहाँ पे एरर. अरिजीत कहाँ पे मिस्टेक कर रहा था? आ रहा है। अरे सर n² की जगह n पुट कर रहे थे सिर्फ तो फिर ऐसे में तो गलत होगा ना. मतलब 2 का स्क्वायर करना था तो 2 पुट कर दे गलत हो गया तो ऐसे में वही जल्दबाजी में नहीं करने, आराम से टेंशन फ्री होके करना है. अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज हाइड्रोजन एटम इज -13.6. मतलब मैं इसको बोल दूं E1 है. E1 का वैल्यू गिवन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. अब आपसे पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ये तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए दे दिया, है ना. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 2 लेना है. हमें E2 निकालना है. तो E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -13.6. Z² मतलब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर, है ना. और n² n का वैल्यू 2 था तो ये हो जाएगा 4. तो 13.6 इंटू 4 करना है ना. ये 54.4 आ रहा होगा. हमें ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है तो नियरेस्ट इंटीजर दिया होगा तो 54 लिख देंगे. कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन भाई? अरे बोल तो हाँ या ना. नहीं. हाँ सर। नेक्स्ट. नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन ये सही होना चाहिए. पहला आप लोगों ने गलत कर लिया है. सर 22 22 आ रहा है ये. ओके, देखते हैं. बाकी बच्चों का भी 22 ही आ रहा है. ट्राई करिए एक बार. सर यूजलेस डेटा दिया है क्या? देखिए आप सॉल्व करके देखिए फिर पता चलेगा. सर कोई डेटा काम का नहीं है। कोई shit काम का नहीं है. मत करिए यूज फिर. आंसर
कार्तिकेय का आंसर करेक्ट है 22। ये 21 मेंस 24 का क्वेश्चन था। और सारे डेटा ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं कि आप गलत कर लो, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? 2.18 इंटू 10⁻6 Z/m, है ना। तो जेड क्या है? हाइड्रोजन के लिए 1 और फर्स्ट ऑर्बिट तो 1 हो जाएगा, यही ना भाई। तो 10⁵ के टर्म्स में लिखना है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करना है, ये आया 21.8 तो आंसर 22 हाँ है ना। तो ये आपको ऐसे ब्लफ करेगा जेई, है ना। कुछ ऐसा फॉर्मूला लिख के देगा ना, ऐसा डेटा देगा और सेकंड लाइन में क्वेश्चन पूछ लेगा। पहले वाले में भी पहले डेटा का कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट सेकंड लाइन का यूज करना था। तीसरा क्वेश्चन वो बच्चों वाले क्वेश्चन है, समझना है। 10 आप लोग 10 गलत मत कर देना इसमें। कर दिया गलत या नहीं किए? 10 ही आ रहा वो है। आप 10 यार हम सही किए होगे। ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n का वैल्यू 6, है ना। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब 2। हाँ तो 10 ही आ रहा है। तो 10 ही आ रहा, सही किए, है ना। तो 4 इंटू 5/2 दैट इज 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका लगता है मैंने ऑप्शन लिखा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है विच इज आर करेक्ट। अब बताइए इन चार ऑप्शन में कौन बता कौन देंगे। सा? हाँ हाँ तब बता दीजिए, आप लोग को ही बताना है, मैं नहीं बता रहा। अच्छा ये भी इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इंटीजर लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज आर इनकरेक्ट इज, है ना। नंबर ऑफ स्टेटमेंट बताने हैं आपको। ये क्वेश्चन मेंस 23 का है। द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला पैटर्न जो है। सर 2। दो देखते हैं भाई, कौन कौन से दो? सर पहला वाला और इलेक्ट्रॉनिक तीसरा स्ट्रक्चर, वाला। पहला वाला और तीसरा वाला अगर आपको तो देखते हैं भाई। तीसरा वाला क्यों गलत होगा भाई? अरिजीत, तीसरा गलत के पीछे लॉजिक बताना। जब अपन ने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या था कि भाई ये वाला लाइन जहां से अब्जॉर्ब किया वो डार्क हो गया था, यही था ना। हाँ सर, मतलब कलर मिसिंग होएगा। हाँ कलर मिसिंग था। और एमिशन में क्या दिखेगा? जहां पे लाइट आ रहा है वहां पे चमक जाएगा, बाकी सारा पैटर्न सेम ना। तो एक हाँ पॉजिटिव है तो एक निगेटिव ही होगा ना। जब तो फोटो सी खिंचाने का, सही है। हाँ सी सही है। पहले जब बचपन में फोटो खिंचाते थे तो निगेटिव मिलता था, निगेटिव पॉजिटिव। हेलो, जो प्लास्टिक वाला ऐसे मिलता था ना, जिसमें दिखता था फोटो। पता नहीं। अच्छा उस समय तुम नहीं खिंचवाए हो कभी फोटो, अब बंद हो गया वो। ठीक है, तो सी सही है। आप ऐसे समझ, एक में ऑब्जर्व होता हुआ दिखेगा। सर फोटोग्राफिक नेगेटिव का मतलब बता दीजिए। हाँ वही बता रहा, फोटोग्राफी निगेटिव का मतलब, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये कलर गायब है ना। और दूसरा वाला स्क्रीन देखोगे उसमें क्या दिखेगा? यही कलर दिख रहा है। तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज जैसा नहीं दिखेगा। हेलो, हाँ सर दिखेगा। एक तो वही उसी को बोलते हैं फोटोग्राफिक निगेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। हाँ ऑप्शन सी सही है। कार्तिकेय आंसर? एक भी नहीं आ रहा है मेरे को। नहीं यार, इसका आंसर नहीं एक होगा पढ़े तो। थे चैप्टर अच्छे से। अच्छा नहीं पढ़े थे, चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। देखिएगा, तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए करते हैं, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है समझना है।
है ना। अब देखिए दो टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं। जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है ना वो मॉलिक्यूलर स्टडी के लिए होता है, मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। और लाइन जो होता है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सॉरी एटॉमिक फॉर्म में। तो ये वाला पॉइंट क्या है, करेक्ट। पहले पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन कार्तिकेय? नहीं सर, कार्तिकेय पहले पॉइंट में कोई नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं नहीं? सर, हो गया। दूसरा पॉइंट ना वो गलत हो जाएगा, क्यों? देखिएगा जो सर बी गलत है, रीजन बताए। बोलो। वेवलेंथ डिफरेंट रहता है तो डिफरेंट वेवलेंथ में, मतलब सेम वेवलेंथ में रिफ्लेक्ट करेगा, वो गलत हो जाता है ना, इसलिए। यहाँ पे बस एक एलिमेंट बोला, हीलियम। तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही काम करेगा ना। हाइड्रोजन हीलियम पढ़े थे न्यूक्लियर फ्यूजन फिजिक्स में। बचा हुआ है वो वाला क्वेश्चन। तो पता हुआ तो पढ़ोगे, ये करेक्ट है भाई मेरे, ठीक है। नहीं, मैं ऑप्शन बी का बात कर रहा हूँ। हाँ, ऑप्शन बी बस गलत है। वही गलत क्यों है वही बता रहा था। हाँ बता रहा हूँ क्यों गलत है। अब देखो गैसियस फेज जो होता है ना वो एलिमेंट्री एलिमेंट का स्पेक्ट्रा होता है ना, ऐसे। अगर मोर देन एटम रहे ना तो वो या तो लिक्विड फेज में रहेंगे या फिर सॉलिड फेज में रहेंगे। और लाइन स्पेक्ट्रा जो रहता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। यहाँ पे क्या बोला भाई, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये भी करेक्ट है। कार्तिक इसमें कोई कंफ्यूजन? सर ये रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है ना, जैसे अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? हेलो। कंटिन्यूअस। यस सर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा दिख रहा था? ऐसे मत कर भाई मेरे, लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया फिर बोला है कंटिन्यूअस। देख भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस। तो फिर कंटिन्यूअस क्यों बताया? तो जितने भी लाइन स्पेक्ट्रा रहते हैं ना भाई, लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब गैसियस फेज है। और गैसियस पे एनर्जी में ना थोड़ा सा चेंजेस आपको, जैसे जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे एनर्जी का फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, हमें अलग अलग डिस्टेंस पे लाइन मिलेंगे, है ना। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी, और आंसर एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 492। 492 आया है, ओके देखते हैं। हमें यही वैल्यू निकालना था। मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करिएगा। हमें यही सॉल्व करना है ना। ये आ जाएगा लैम्डा बाई 720 इज इक्वल्स टू, ये 7/9 इंटू 16 आया होगा। और नीचे ये वैल्यू आएगा 9, 9/16 इंटू 25। तो ये 25 इंटू 16 ऊपर गया, इससे ये खत्म। ये ना भाई, सही कर रहा हूँ ना? अरे बोल तो हाँ या ना कोई। तो लैम्डा बाई 720 इज इक्वल्स टू 7/9 इंटू 9, और ऊपर आएगा 25, है ना। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 ना, 9 8 से 72 ना, सही कर रहा हूँ ना? इसको 9 के 9 से काट दे नियर बाई से, ठीक है।
तो 25 into 7 into 9। सर सेकेंड लाइन ऑफ सीरीज के लिए वो 3 से 5 नहीं होगा? अच्छा हाँ यार, मिस्टेक किया मैंने, सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो आप, सेकेंड लाइन में 3 से 5। फिर आपका आंसर सही था, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन एरर किया है। देखिएगा भाई क्या आएगा आंसर। लैम्डा बाई 720 इज इक्वल्स टू, ये तो क्या आया था, 7/9 into 16, और ये आया था 16/9 into 25। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, लैम्डा बाई 720 इज इक्वल्स टू 7/9 into 16 into नीचे का वैल्यू ऊपर जाएगा 16, और ये आएगा 9 into 25। तो 9 से 9 कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है अनीस भाई? नहीं, मैं सही किया ना कैलकुलेशन, एक बार चेक करिएगा आप लोग। और तो कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है ना? 16, इसका आंसर क्या है? 492। हाँ सर, ये आ रहा 492, 492 ही आएगा। फिर कैलकुलेट करके देख रहे हैं भाई इसको अगर सॉल्व करोगे, 4 से कैंसिल आउट करते हैं, पहले 4 आएगा, ये 180 ना, और ये तो कैंसिल आउट हो रहा है 45 से। तो ये आएगा 7 into 25 into 45 डिवाइडेड बाई 16। यही आया था आप लोग का भी, एक बार कंफर्म करना। यस सर। ये 7875 डिवाइडेड बाई 16 अगर करोगे तो 492.18, नियर बाई 492 आंसर। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। आंसर बताइए क्या आया। टेन बाई 4.4। क्या क्या फिर से बोलिए। सर 10/4.4 कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, रुके। 10/4.4, ओके करो।
125 क्या क्या फिर से बोलिए। सर x इक्वल टू 2 125 x इक्वल टू 2 है। x इक्वल टू 2 है। ओके, देख लेते हैं भाई एक बार। सर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देखते हैं क्या होगा करेक्ट। सर 1 भी आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? 1 भी आ रहा है। 1 आ रहा है। ओके, देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में एक एक्चुअली एरर था। ये लिथियम आयन लिखना पड़ेगा अपने को, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बाकी जेई में जब ये पूछा गया तो ये नल एंड वाइट हो गया था। मेरा वॉइस क्लियर है? तो हाँ हम सर। ये मान के हाँ हम ये सर मान क्लियर के है। हम ये मान के चल रहे हैं कि Li+2 है। अब आप इसके अकॉर्डिंग टू सॉल्व करिएगा। क्या आ रहा है भाई फिर? सर 1। 1 ही आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, तब का आंसर भाई 1 ही है क्या? सर 10 आ रहा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को कंपेयर करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन एटम, है ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है। इसका एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2.2 इंटू 10 और -18 जूल है। इसे आप एनर्जी निकालिए पहले, ठीक है। और एनर्जी पे SC/λ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर है भाई? मेरा वॉइस क्लियर है ना? देखिएगा, फर्स्ट सेल का एनर्जी ये है, तो एनर्जी क्या होता था? माइनस का 13.6 Z²/n²। तो एनर्जी ऑफ Li+2 आयन की अगर बात करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? Z² से मल्टीप्लाई करना है। तो 2.2 इंटू 10⁻18। और इसके लिए लिथियम के लिए जेड का वैल्यू क्या होगा? 9 ना। 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो ये है एनर्जी। अब एनर्जी ई क्या होता है? SC/λ। मैं मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व कर रहा हूँ। 2.2 इंटू 9 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू SC/λ। एच का वैल्यू गिवन है 6.63 इंटू 10⁻34। सी का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। सर RH Z² से करने से 5 आ रहा है आंसर। किससे भाई? RH Z² इंटू 1/(n1)² माइनस 1/(2)² वो वाला फॉर्मूला से। यहाँ पे कहाँ से एक साइड कहाँ तक करवा रही हुई तो नहीं है ना? सर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है तो 2 से 1। अच्छा हाँ, ये तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो 2 से 1 कर सकते हो, सही बोल रहे हो आप। तो हम वो भी फंडा लगा सकते हैं, है ना। सर बट आयनाइजेशन भी बोला है। द longest wavelength of light that can be used for the ionization of lithium in its सर तो ground state। आयोनाइजेशन करने से मतलब क्या, फिर ग्राउंड स्टेट का एनर्जी पूरा ले लेते हैं ना। ग्राउंड स्टेट का तो एनर्जी यही होगा, जो एनर्जी हाइड्रोजन का गिवन है ना उसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। हेलो, मेरा हाँ सर। वॉइस क्लियर? मेरा वॉइस क्लियर है ना?
तो हमें इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग तो सॉल्व करने पड़ेंगे, नहीं तो ये फिर सॉल्व होगा नहीं। तो हमें वही करना पड़ेगा। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो था ना, जो अपने लिखा था उस लॉजिक के अकॉर्डिंग टू अगर चलते हैं, तो एनर्जी ऑफ Li प्लस टू क्या आया, माइनस का 2.2 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 9। इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई? हेलो, नहीं है ना भाई कोई कंफ्यूजन? एक बार सर बोल नहीं तो है, हाँ। नहीं है। -13.6 लिख दीजिए ना। क्या क्या 13 पॉइंट और 13.6 भी होगा? नहीं, ये यही वाला दिया हुआ ना नीचे, जो हिंट दिया हुआ ना कार्तिकेय, हम उसके अकॉर्डिंग तो चलेंगे ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज जूल में दिया हुआ है, वो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते ही जूल में कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक क्लियर? है सर। हाँ सर। तो जो दिया हुआ है हम उसी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 19.8 इंटू 10⁻⁻18 जूल। यही ना भाई? क्लियर है ये? अब हमें क्या पूछा है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए पूछा है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए फंडा क्या लगा सकते हैं अपन, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ही बोल सकते हो, और कुछ तो है नहीं भाई। आयोनाइजेशन में कुछ करा नहीं पाओगे आप यहाँ पे। H सर इंटू HC फिर E इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल में टू ही एच सी होता है। बाई लेमडा, वही करेंगे ना, और कुछ तो हो नहीं पाएगा शायद। E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, यही लिख सकते हैं। हेलो, हाँ सर। तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच सी बाई ई। दोनों वैल्यू मेरे को पता है। कैसे पता है, तो h का वैल्यू 6.63 इंटू 3 करोगे, ये भी 19.8 के करीब ही आएगा। 19.8 इंटू 10⁻⁻26। और ये एनर्जी का वैल्यू क्या है, 19.8, मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूँ मैं, इंटू 10⁻⁻18। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा कितना, 1 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? सर आर एच जेड स्क्वायर वाला फॉर्मूला से किसी क्यों नहीं हो रहा है? भाई कहाँ से कहाँ जाएगा ना, किस सीरीज का मेंबर है वो सब तो अपन नहीं यूज कर पाएंगे ना यहाँ पे। हेलो, हाँ सर। फर्स्ट सेल का जो एनर्जी दिया हुआ है ना, कहाँ से कहाँ जा रहा है एक्साइटेशन में, तो ये तो नहीं बता सकते ना अपन। और आयोनाइजेशन का भी फंडा अगर यूज करोगे तो सेकेंड को आप इन्फिनिटी ले लो, है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसमें भी तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी ही कंसीडर करना है ना। क्लियर है? वेवलेंथ बोला है तो 2 से 1 होगा ना। क्या क्या? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है तो 2 से 1 होगा। बट 2 से 1 में कैसे जाएगा, कुछ तो लिखा हुआ नहीं है ना डेटा भाई। अच्छा। हेलो, हाइड्रोजन में भी तो फिर 2 से 1 ही करोगे, वो रेशियो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ। ठीक है, क्लियर है त्योहार को? हाँ सर। ओके, चलिए देन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं अपन। ये भी मेंस 25 का क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करिए आप लोग। ये है मेंस 25 का क्वेश्चन। लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया कंफ्यूज करने के लिए आपको, है ना। उसके बाद कितने और क्वेश्चन रह गए, कम ही है। चलिए फिर मॉडर्न पे चलेंगे अपन। आज हम हाइजेनबर्ग तक खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा 1 घंटा और लगेगा शोडिंगर वाले में। देखते हैं आप लोग का टेस्ट का शेड्यूल कब का है। हेलो, आप लोग का टेस्ट कब है कार्तिकेय भाई, कुछ शेड्यूल मिला है टेस्ट का? सर देख के बताते हैं, 1 मिनट। मैं देख लेता हूँ, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं देख लेता हूँ अगर मिला होगा तो। रिव्यू प्लान फॉर क्लास 12 तो है। तो 3 दिन क्लास होगा, फिर चौथे दिन टेस्ट होगा ना। हाँ सर वही लिखा है। बट कौन सा 3 दिन होगा ये तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है चलो देखते हैं कब होगा।
जैसे पहला टेस्ट का डेट तो है वो वाला कंफर्म है कि 5 दिसंबर को होगा ही टेस्ट। बाकी ये रिव्यू टेस्ट रहेगा। रिव्यू टेस्ट में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, शायद ग्रुप पे ही भेजा जाएगा और आप लोग को सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर वो डिस्कस होगा। तो नेक्स्ट क्लास जो भी मिलेगा उस दिन हम लोग क्या कर लेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तक खत्म कर देंगे अपन, है ना। एटॉमिक, पीरियोडिक, बॉन्डिंग, गैसियस स्टेट, स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास से ना थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अपन, है ना। अगर आप लोग बोलोगे तो, नहीं तो आराम आराम से चलना, तो आराम आराम से ही करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप ठीक, स्पीड। बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास बढ़ा दूंगा, टेंशन मत ले। इसका आंसर टी। क्या आया, फिर से बोलिए। मैं तेज बोलना, सुना ही नहीं दे रहा भाई। बी, बी बॉम्बे। ऑप्शन 4 बॉम्बे आया। दिल्ली। अच्छा, दिल्ली आया। ओके, दिल्ली देखते हैं भाई। आंसर, अरिजीत आंसर बताना भाई, क्या आया। डी, क्या है डी। हाँ सर, डी निकला। डी सही है भाई, है ना। तो सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा आई थिंक। आ गया था ना भाई सबका आंसर। थोड़ा सा बता दीजिए ना। हाँ, थोड़ा सा बता दे रहे हैं भाई। अब देखिएगा यहाँ पे आर एच का वैल्यू दिया है 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। और लेमडा का वैल्यू गिवन है 900 नैनोमीटर। तो लेमडा को भी किस में लेना है हमें, यूनिट सेम रहना चाहिए, सेंटीमीटर में, है ना भाई। हमारे पास फॉर्मूला क्या था कार्तिकीय, 1/λ इक्वल्स टू आर एच जेड स्क्वायर। ये आएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। ये है ना भाई कार्तिकेय। अब देखना, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1/RH जेड स्क्वायर लेमडा इज इक्वल्स टू 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। हमारे पास यही डेटा है, इसी को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कलर दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। अब ये RH का वैल्यू क्या है, 10⁵ जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो 1 ही होगा। लेमडा 900 नैनोमीटर था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 मीटर। सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻7 हो गया, ये ना भाई। तो ये आया होगा 1/9। तो 1/9 इक्वल्स टू 1/n1 स्क्वायर हाँ माइनस का सर, अब हो 1/n2 जाएगा। स्क्वायर। ये कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रहा है, जहाँ पे एक 3 रहे और एक इंफिनिटी रहे। सर पार्शियल सीरीज पार्शियल इन्फिनिटी 3 टू 3 में। और ये 1/9। क्लियर है भाई, ये क्वेश्चन 25 का था। चलते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पे, कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें हमें 2 फैक्टर पढ़ने थे। एक है वेव पार्टिकल डुअलिटी, दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस।
आपको पता ही है डी ब्रॉगली ने क्या किया कि पार्टिकल नेचर और लाइट के नेचर को, वेव नेचर को इक्वेट करके अपना फॉर्मूला बनाया, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, है ना। अब यहाँ पे जो हमें याद रखना है ना, वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, है ना। कि कब बहुत सारे टर्म में ना, अभी मेंस 25 के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये वाला फंडा यूज कर दिया। तो जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ना हम ये सारे लॉजिक यहाँ पे लिखते हुए चले हैं कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या होता है, h/√/2m के। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला कंसेप्ट याद है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, E इंटू वी के इक्वल होता था, है ना। क्यू क्या है, चार्ज, वी है वोल्टेज, ये क्या है, वोल्टेज। तो मैंने उसी फंडे को यूज करते हुए यहाँ पे E इंटू वी या Q इंटू वी लिख देंगे। अब H भी कांस्टेंट था, 2 भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, वोल्टेज ही वेरिएबल दिखेगा। तो हमारे पास एक ये रिलेशन आ जाता है √150/v, और इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे तो 12.27/√v आता है ना। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो इनसे पूछे जाते हैं जनरली, इस वाले फंडे से। या तो आप √150/v यूज कर लेना, या फिर 12.27/√v यूज कर लेना। ऐसा डेटा देगा कि जो 150 से कैंसल आउट हो जाए, आसानी से इजी रूट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर 12.27 से भी कैंसल आउट होने वाले, है ना। देन डी ब्रॉगली ने एक फंडा और बताया था कि भाई mvr इक्वल्स टू nh/2 को कैसे अपन डिराइव करते हैं, क्यों ये करेक्ट था। तो डी ब्रॉगली ने ये बताया कि कहीं पे भी अगर मैं एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा हूँ कहीं से भी, तो पूरा ये पेरीमीटर जो है ना सर्कल का, वो 2πr होता है। तो 2πr ट्रेवल करने में x लैम्डा बन रहा है ना। और ये लैम्डा जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ था। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हम क्या लिखेंगे इसको, h/mb, है ना। तो 2πr इक्वल्स टू xh/mb, है ना। हम क्या बोलेंगे, xh/mb है। और अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल mbr इक्वल्स टू nh/2π था। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है, मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, देखना 2πr इक्वल्स टू nh/mb आ गया। तो m, एक दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू है ना आ गया। अब इस पे भी एक क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत बार पूछ लेता है, बच्चों वाला क्वेश्चन, है ना। या फिर लैंग्वेज में ये पूछ लेगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसमें इस पॉइंट को लिख देगा कि भाई जो वेव, जितने नंबर ऑफ सेल रहते हैं ना, उस सेल में उतने ही नंबर ऑफ वेव जनरेट होते हैं। जैसे n इक्वल्स टू 1 है तो एक ही वेव प्रोपोगेट करेगा, n इक्वल्स टू 2 में 2 वेव प्रोपोगेट करते हैं, n इक्वल्स टू 3 में 3 वेव प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक ही फॉर्मूला बनता है भाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल्स टू h/4π। पी को बोलते हैं मोमेंटम, तो m इंटू वी, मास का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो h/4π हम लिखेंगे, है ना। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, है ना। अब कहीं कहीं पे इस रिलेशन को ना h×2 लिख देता है, h× का मतलब है h/2π, ठीक है। अब इसके जो कुछ सिग्निफिकेंस है ना, वो हमें याद रखने पड़ते हैं कि हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, किसी भी एटम में डेफिनेट पाथ नहीं होता, है ना। हम ऑलवेज प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, वो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में मिलेगा कि एक फिक्स पोजीशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने वाला। और इन्हीं दोनों पॉइंट का यूज करते हुए सोडिंगर ने अपना सोडिंगर वेव का कंसेप्ट दिया था। अब पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। दो फॉर्मूला है हमारे पास, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ कि लैम्डा इक्वल्स टू h/mb, है ना। अदर फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एंड चार्ज एंड वोल्टेज के टर्म्स में। एंड देन ये वाला पॉइंट याद रखना, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन। एंड नेक्स्ट वन इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट, है ना। अब इन सब के बेसिस पे हमें कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। The minimum uncertainty in the speed of an electron in an one-dimensional region of length 2a0, where a0 is Bohr radius, that is 52.9 picometer is. Solve करिए।
तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा रहेगा उस दिन अपन वो इसको पहले कंप्लीट करते हुए जो ग्राफिकल अप्रोच है ना, उसका कुछ मैं शॉर्टकट आपको बता दूंगा कि कैसे आप सारे ग्राफ को डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, है ना, एंड कैसे आप ग्राफ को आइडेंटिफाई कर पाओगे। एंड आफ्टर दैट हम पीरियोडिसिटी की बात करेंगे। पीरियोडिसिटी एक छोटा सा पैटर्न है। हम ट्राई करेंगे कि सारे ब्लॉक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को पीरियोडिसिटी से फिर से रिलेट करवा दूं आपको, है ना। और पीरियोडिसिटी और एटॉमिक का वेटेज लास्ट ईयर थोड़ा कम था, इस बार आपको एटॉमिक से ज्यादा वेटेज मिलने वाला है ना। तो एटॉमिक में इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, पीरियोडिसिटी में मैक्सिमम पार्ट अपन क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चन के थ्रू ही मैं थ्योरी भी बता दूंगा। अगर आपको थ्योरी भी देखना है तो शुरू में मैं थ्योरी लिख दूंगा, उसके नीचे फिर 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मेंस 22 का है, सॉल्व करिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन मेंस 22 का है, कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अर्थ के भाई आंसर हाइजेनबर्ग लगाना है। तो हाइजेनबर्ग का फंडा क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। न्यूमेरिकल के लिए हम क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू h/4। थोड़े से रुकिए। हाँ मैं रुका हूँ, बस फॉर्मूला लिख रहा भाई। सर 6.8 6.8 आ रहा है, देखते हैं भाई। राउंड 7 हो जाएगा। किलोमीटर पर सेकंड में बताना है। हाँ हाँ 6.8 तो नहीं आया भाई, बहुत ज्यादा है 6.8 से। ऑनलाइन, ऑनलाइन में है। कैलकुलेशन करने पर 6886 फिर से बोलिएगा। सर 5000 सर 5000 5000 टिक आया। कार्तिक के आंसर क्या था भाई, फिर से बताना। 6886 6886। यस सर। ओके, देखते हैं भाई। अब देखिएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या बोला है, 2a0 है ना, वन डायमेंशनल डिस्टेंस में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2a0। तो हमसे पूछा क्या है, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पीड के लिए हमें p को v के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि डेल्टा v जो होगा ना, वो h/4πm इंटू डेल्टा एक्स आया। h का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये तो भाई 4 ही होगा, ये 3.14 ही है। इनका वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड डेल्टा एक्स का वैल्यू ना 2a0 है ना। और a0 का वैल्यू पिकोमीटर में दिया हुआ है। तो 2 इंटू a0 का वैल्यू 52.9, और हमें सब कुछ मीटर में लिया है अपन ने, है ना। किलोमीटर, तो ये तो किलोमीटर में पूछा, मीटर के टर्म्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको, है ना। तो 10⁻, पिको मतलब 10⁻⁻12 होता है। तो मैंने -12 रख दिया। पावर वाले वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इधर देखना। 6.63 है, 10⁻⁻34, -31 ऊपर गया, -3 बचा होगा, -3 से, और ये 10⁻12 था तो 10⁻9 बचा होगा पावर में। नहीं ना भाई, 10⁻9 ही था ना भाई, 10 सर का पावर 10⁻9 बचा रहेगा। 9 बचा रहेगा। ठीक है, अब नीचे वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये 4 है, किलोमीटर में करना है, क्या क्या फिर से बोलिए। किलोमीटर में करना है।
बाद में कर लेंगे भाई कन्वर्ट, नहीं है तो सर। भूल भूल जाओगे तो 2 बार कर दोगे कन्वर्ट, सर ठीक है। इससे ही आ रहा है 5,000। हाँ 5,000 आ रहा है, हाँ सर। कितना आ रहा है 5,000? मतलब अप्रोक्सीमेशन ले लिए तो 5,000 आ रहा है। 5,000 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ आंसर सर। 548 दिया है भैया, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करता ना। 500 दिया हुआ है, तेरा 5,000 आ रहा है, तो 1 जीरो ज्यादा आ गया ना। हेलो। देखते हैं क्या गलत किया। हाँ भाई एक बार थोड़ा देखिएगा, नहीं तो फिर मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। सर 548 आ गया। 548 आया है, तो आंसर यस सर। 548 ही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो इसी से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 3 से 6.63 कैंसिल आउट होगा 3.1 से। अगर मैं इसको 3.1 मान लो पाई के वैल्यू को, तो ये 31 2 या 62 होता है, और 62 मतलब 43 नहीं हो पाएगा ना। 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 या 4 26, 4 6 या 24, ये भी नहीं हो रहा है। 9.1 से कैंसिल करके देखते हैं, 9 3 नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा है। 2 से भी नहीं होगा, 52.9 से कुछ होगा, 9 7 या 15 to 7 नहीं हो भाई। हमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ही एज्यूम करके सॉल्व करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है हमारे पास, है ना। अरिजीत इसको एक बार ट्राई करना है, आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है? तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले फिर। पॉइंट वाले सारे पॉइंट को हटा दो, 6.6 को ना, 6.63 को 6.6 ले लेते हैं अपन। देखना ये 6.6 था, ये 4 रख रहा हूं मैं, 6.6 और ये 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 से 3.3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3.14 था ना, 9.1 है, तो 9.1 को भी 9 ही पकड़ लेते हैं अपन, है ना। और इनटू में 53 कर देता हूँ इसको, 52.9 को, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं अपन, नहीं करेंगे तो फिर सॉल्व होगा नहीं। ये 10⁹ था, तो ये कैंसिल आउट हो गया 3.3 से। इसको भी 31.4 के करीब करके कैंसिल आउट कर देते हैं अपन, 33 34 में, है ना। तो ये वैल्यू जो है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन से भी कुछ नहीं आ रहा है समझ में। अप्रोक्सीमेशन से भी कुछ आ रहा है भाई, क्लियर हो रहा है कुछ आंसर नहीं ना, और ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं अपन। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन जब भी आप करोगे ना थोड़ा बहुत, तो आप ये फंडा याद रखना कि जितना परसेंटेज आप ऊपर में घटा रहे हो ना, उतने ही परसेंटेज अपन नीचे में भी चेंज करना है। या किसी का एक बढ़ा दो तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, है ना। एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरे में डिक्रीमेंट देखना चाहिए, नहीं तो फिर रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ना और भी अप्रोक्सीमेशन अगर लेके चलूं, 6.6 को ही रखते हैं, इंटू 10⁹ है, डिवाइडेड बाई ये 4 था, इसको मैं 3 ही पकड़ लेता हूँ। हमने बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, इसको 53 पकड़ लो, है ना। देन ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 66 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 आया होगा, 24 इंटू 9 इंटू 53, ठीक है। अब 66 और 24 में ये तो किसी से कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, 33 और 12 है, 33 और 53 में तो कैंसिल आउट होगा नहीं। हम अगर इसको 55 मान लेते हैं, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेके थोड़ा सा इसको देख लेना एक बार कैलकुलेशन करके, आंसर आ रही है या नहीं आ रहा है। अरिजीत सर एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना, आ जाएंगे आपके आंसर। नेक्स्ट, आज का टाइम तो खत्म हो गया, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करना चाहोगे आप कि नेक्स्ट में करें, नेक्स्ट क्लास में? सर अभी दुर्गेश सर का क्लास है। हाँ तो ठीक है, तो अभी नहीं कर रहे हैं अपन, है ना। तो मैं ये वाला सर फाइल आप आपको बता सकते हैं नेक्स्ट क्लास कब है?
नेक्स्ट क्लास भाई मेरे को खुद नहीं पता, रूटीन आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। मतलब किस किस दिन क्लास रहता है उतना तो पता है आपको? नहीं वो भी नहीं पता है, जितना तेरे को पता है उतना मेरे को भी नहीं देगा, ठीक है। रूटीन सर आने के लिंक बाद में बता। लिंक भी नहीं देते टाइम पे। मैं अभी बोलने गया फिर आपको लिंक मिला था, शायद भूल गए थे, आज मिस हो गया था लिंक देना, ठीक है। चलिए ठीक है मिलते सर। हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास। ये फाइल अगर चाहिए होगा पीडीएफ तो मैं मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं सेंड कर तो दूंगा सर ये आपको, ठीक क्वेश्चन है? बना लेंगे आप अगर भेज देंगे तो? हाँ मैं ये भेज दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको ट्राई करके रखना है। ये सारे लास्ट 5 years के क्वेश्चन हैं, ज्यादा क्वेश्चन उसमें भी मैंने बस कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही उठाया है, ठीक हाँ है। सर। ठीक है चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।